नमस्ते बच्चों। इस सेमेस्टर में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। इससे पहले जो थर्ड सेमेस्टर था उसके अंदर आपने फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। और फर्स्ट लॉ ने हमें ये भी बताया था, फर्स्ट लॉ ने बताया था कि मान लो कोई हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी कोल्ड की तरफ और कोल्ड से हीट ट्रांसफर होगी हॉट की तरफ। बट उसने ये नहीं बताया कि क्या किसी, जैसे दो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस हॉट से कोल्ड की तरफ जब हीट जाएगी बिना किसी की हेल्प से जाएगी। फर्स्ट लॉ कहता था कोल्ड से हॉट की तरफ भी हीट बिना किसी हेल्प के जाएगी। बट हम जानते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोल्ड से हॉट की तरफ हीट चली जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, कि मैं अदर कोई जो बाहर से कोई एजेंसी भी ना लगाऊं, कोई अदर से सिस्टम भी ना अप्लाई करूं और कोल्ड से हॉट की तरफ हीट चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मींस फर्स्ट लॉ ने सिर्फ हमें डायरेक्शन बता दी थी कि हॉट से कोल्ड हीट जाएगी, कोल्ड से हॉट की तरफ हीट जाएगी और हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जाएगी। बट उसने एक्सटर्नल एजेंसी की कोई बात ही नहीं की थी। लेकिन सेकंड लॉ ये कहता है कि हॉट से कोल्ड की तरफ तो हीट अपने आप चली जाएगी। मींस उसके लिए हमें बाहर से कोई एनर्जी, कोई फोर्स या कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको इसने नाम दे दिया, सेकंड लॉ ने इस प्रोसेस को जो अपने आप हो जाए बिना किसी हेल्प के, उसको नाम दे दिया स्पॉन्टेनियस, या फिर क्या बोल दिया इसको, इररिवर्सिबल प्रोसेस। अपनी नेचर के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हाइट से डाउनवर्ड की तरफ पानी मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, वो क्या है, खुद ब खुद हो रहा है। मींस वो क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बट ये क्या था, कोल्ड से हॉट की तरफ हीट नहीं जाएगी विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम दे दिया। फर्स्ट लॉ ने हमें ये भी बताया था कि जो हीट है वो टोटली कन्वर्ट हो जाती है वर्क के अंदर विदाउट एनी लॉस ऑफ हीट इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस कि जितनी हीट मैंने सिस्टम को दी या किसी मशीन को दी, वो सारी हीट को वर्क में चेंज कर देगा विदाउट कंज्यूमिंग हीट इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस हीट की अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में कोई लॉस नहीं होगा। ये किसने कहा था, फर्स्ट लॉ ने। बट सेकंड लॉ कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है, कि ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो 100% हीट है जो उसको किस में कन्वर्ट करते, वर्णन में कन्वर्ट करते, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि 100% एफिशिएंसी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सेकंड लॉ ने बताया था। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट थे कार्नोट, इसकी और भी काफी सारी डेफिनेशंस हैं सेकंड लॉ की, ठीक है, वो आप खुद ब खुद पढ़ोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद है कार्नोट साइंटिस्ट। कार्नोट ने क्या किया था, वो देखना चाहता था क्या कोई ऐसी मशीन है जो 100% एफिशिएंसी देती हो, मींस सारी की सारी हीट को वर्क में चेंज कर दे। तो उसने एक हाइपोथेटिकली एक सिस्टम को सेटअप किया, एक मशीन को सेटअप किया, ये एक प्रोसेस को स्टडी किया जो हाइपोथेटिकल है, जिसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। उसने मान लिया कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। कार्नोट ने क्या माना, मेरे पास एक सिलेंडर है। अब यहाँ पे जो कार्नोट साइंटिस्ट था, उसने ये जो प्रोसेस स्टडी किया है कि क्या किसी मशीन की 100% एफिशिएंसी होती है, उसको चेक करने के लिए उसने एक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस को लेके चला था। इसलिए इसको क्या कह दिया, कार्नोट साइकिल। साइकिल का मतलब तो समझते हो ना, कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो, प्रोसेस कंप्लीट होते होते उसी पॉइंट पे पहुंच जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस था जिसको कार्नोट ने स्टडी किया, जिसको कार्नोट ने बताया, उसे क्या नाम दे दिया, कार्नोट साइकिल। कार्नोट ने क्या माना कि कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब इस सिलेंडर को, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको सोर्स पे रखा, उसको इंसुलेटिंग पे रखा, फिर सिंक पे रखा, फिर इंसुलेटिंग मटेरियल पे रखा। ये 4 स्टेप किए थे, ये डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। साथ में एक ग्राफ भी प्लॉट किया था। क्या करना चाहता था, वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता था कि जो भी सिलेंडर को हम हीट देंगे, उस हीट का क्या 100% ये वर्क में चेंज कर रहा है, 100 नहीं कर रहा तो कितना चेंज कर रहा है, 100 चेंज क्यों नहीं कर सकता। इन सब क्वेश्चंस का आंसर
इस साइकिल से कार्नोट ने दे दिया था। और वर्क डन को हम कैसे निकालते हैं, एरिया के फॉर्म में, और एरिया मींस पीवी कर्व ड्रा करके। तो कार्नोट ने क्या किया, इसका एक पीवी कर्व भी क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम इस तरफ इंक्रीज, प्रेशर इस तरफ इंक्रीज। ये हमारा इनिशियल पॉइंट जिसको नाम दे दिया पॉइंट ए का। ठीक है, इसके अंदर क्या थी, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अब इस सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रख दिया, सोर्स ने क्या किया, सिलेंडर को हीट दे दी Q2। ठीक है, अब सोर्स इसको हीट दे रहा है Q2। एक बात ध्यान रखना, कार्नोट एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहा है, तो सोर्स से जितनी हीट ली है Q2, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उस Q2 हीट को कितने में वर्क चेंज कर पाती है, मींस Q2 को क्या टोटली वर्क में चेंज कर देती है, क्या जो Q2 हीट है उसका कुछ हिस्सा वर्क में चेंज कर पाती है, वो चेक करना। मैं बार बार बता रहा हूँ, एफिशिएंसी देखनी अपनी। ठीक है, एफिशिएंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईटा से शो करते हैं क्या होती है, मैंने कितनी हीट दी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ Q2 हीट दी, उस हीट में से कितना वर्क डन हुआ, या उस हीट का कितना हिस्सा वर्क डन में चेंज हुआ। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल से, जैसे मान लो मेरे पापा ने मेरे को 100 रुपये दिए, मैंने उसमें से कितना खर्चा किया, मेरी एफिशिएंसी क्या है खर्चा करने की। मान लो मेरे पिताजी ने मेरे को 100 रुपये दिए, उसमें से मैंने क्या कर दिया, 80 रुपए का खर्चा कर दिया, तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, 80 डिवाइडेड बाय 100, मीन्स क्या, कितने मैंने लिए पापा से 100, खर्च कितने की 80, तो मेरी खर्च करने की एफिशिएंसी क्या होगी, वो 80 डिवाइडेड बाय 100। सिमिलरली मैंने हीट दी है सिस्टम को Q2, कितना वर्क हुआ W, एफिशिएंसी क्या होगी W/Q। ठीक है, यही हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो सिलेंडर से क्या हुआ, सिलेंडर के अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस थी, सोर्स पे रखा, सोर्स ने उसको हीट दी Q2। जैसे ही हीट दी, एक और बात, यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी है, आइसोथर्मल की, मींस यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैंने मान लिया इस पॉइंट पे, ठीक है, जब मैंने सोर्स पे रखा, सिस्टम यहाँ था ए पॉइंट पे, उसने हीट ली Q2, टेम्परेचर कितना था यहाँ T2। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है मैंने मान लिया यहाँ पे वॉल्यूम है इसका V1। जैसे ही सोर्स से हीट ली Q2, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, गैस का इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होके कहां चला गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, जहां पे वॉल्यूम क्या था V2। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, देखो ए और बी पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, याद रखना, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। चेंज क्या हुआ है, वॉल्यूम, क्योंकि हीट लेते ही वॉल्यूम गैस का क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, गैस क्या रही है, एक्सपैंड हो रही है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन हम कैलकुलेट करते थे जो फर्स्ट ला था थर्मोडायनेमिक्स का, हमने सीखा था किसके बराबर होता है वो, W इज इक्वल टू, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन क्या था, नेगेटिव, अब यहाँ क्या है, गैस एक्सपैंड हो रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस W1, क्योंकि पाथ 1 है, इसको मैंने पाथ 1 मान रखा है, तो वर्क डन कितना, माइनस का W1 इज इक्वल टू N। N मींस नंबर ऑफ मोल्स, कितनी है, 1 मोल है, तो N की वैल्यू 1, सिंपल RT/LN। फाइनल वॉल्यूम कितना है, V2 डिवाइडिंग बाय V1। ये हम फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल के अंदर। ठीक है, अब सेकंड, अब इस सिलेंडर को उठा के जो सोर्स पे रखा हुआ था, अब कहां रख दिया इसको, इंसुलेटिंग मटेरियल पे। ठीक है, अब इसको कहां रख दिया, इस सिलेंडर को इंसुलेटिंग मटेरियल पे। अब यहां से ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ना तो हीट इस सिलेंडर से लेगा, ना ही इसको हीट देगा। ठीक है, मींस यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, हीट कांस्टेंट है। अगर हीट कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं उसको, एडियाबैटिक प्रोसेस। मींस जब उस सिलेंडर को इंसुलेटिंग मटेरियल पे रखा, तो हमारा जो सिस्टम था मूव करा पॉइंट सी की तरफ, और बी से सी कंडीशन क्या है, एडियाबैटिक है। साथ साथ कंडीशन भी लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट था, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट है, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल पे रखने के बाद ना तो ये हीट देगा और ना ही हीट लेगा, लेकिन जो गैस है वो क्या होती रहेगी, एक्सपैंड होती रहेगी। ठीक है, अगर गैस एक्सपैंड होगी तो पहले उसका टेम्परेचर T2 था, अब उसका टेम्परेचर क्या हुआ, देखो गैस एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड होने के लिए गैस अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करेगी, अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करेगी, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मींस पहले टेम्परेचर T2 था, तो मैंने मान लिया पॉइंट सी पे टेम्परेचर कितना है T1, और बी पे तो था ही T2, क्योंकि आइसोथर्मल था, सेम रहेगा दोनों पॉइंट पे।
ठीक है। सी पे टेम्परेचर कितना T1, वॉल्यूम कितना V3, क्योंकि गैस क्या हो गई एक्सपैंड हो चुकी है। ठीक है, तो हमने ये 2 स्टेप लगा दिए हैं, साइकिल को पूरा करना है, 2 स्टेप और लगाएंगे, 4 स्टेप के अंदर साइकिल पूरी हो जाएगी। इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल, और उसकी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दोबारा से देखो, पहले स्टेप में क्या किया, सोर्स पे रखा, सोर्स ने हीट दी, हीट देते ही गैस एक्सपैंड हुई, लेकिन हीट देगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मैंने V1 से V2 पे चला गया। सेकंड पे इंसुलेटिंग मटेरियल रखा, हीट कांस्टेंट रखी, अगर हीट कांस्टेंट रखूंगा गैस एक्सपैंड होगी, किसकी हेल्प से, अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके, अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसी सिलेंडर को, ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर अलग अलग स्टेप बढ़ा रखे हैं, मैं एक एक करके समझा रहा हूं, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इस सिलेंडर को इंसुलेटिंग मटेरियल से उठा के कहां रख दिया, सिंक, सिंक। अब इस सिलेंडर के अंदर जितनी हीट मैंने दी थी उसका उसने जितना वर्क करना था कर लिया। अब जो बची हुई हीट है वो किसको दे देगा, सिंक को। सिंक को इसने कितनी हीट दे दी सिलेंडर ने, क्या हुआ। दोबारा से एग्जांपल से स्टडी करते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को 100 रुपए दिए, 100 में से मैंने 80 का वर्क कर दिया, मीन्स 80 को खर्चा कर दिया, 80 का खर्चा कर दिया, तो मैं वापस कितने ला के दूंगा, 20। तो ये क्या हुआ, क्या है, वो बचे हुए पैसे हैं या बची हुई हीट है, मीन्स Q2 हीट सोर्स से ली, उसमें से W का Q2 में से W वर्क कर दिया, और जो बची हीट है Q1 वो वापस सिंक को दे दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गैस को करते हैं कंप्रेस, क्योंकि हीट दे रहा है, हीट देगा तो कंप्रेस करूंगा, तभी सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करके बाहर हीट को निकालेगा ना। सिंपल सी समझने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या होगी, कंप्रेस होगी, मींस इसे क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। पहले 2 स्टेप किसके थे, एक्सपेंशन के। अब जो स्टेप आएगा वो पॉइंट डी की तरफ जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और प्रोसेस हमारा क्या है, क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं। ये थर्ड प्रोसेस है। पॉइंट कौन सा हो गया, ए बी सी एंड डी। ठीक है, 2 प्रोसेस देखना है, ए से बी से सी एंड सी से डी। सी से डी पे क्या हो रही है, कंप्रेस, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, W3, W2 निकाला नहीं है वो भी लिख दूंगा मैं। सी से डी वर्क डन कितना, W3, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, मींस पॉजिटिव रहेगा, तो क्या लिखूंगा, R। यहाँ पे टेम्परेचर देखो T2 था, तो वर्क डन T2। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर T1 सेम रहेगा ना, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, T1 ln फाइनल वॉल्यूम V4 डिवाइडिंग बाय V3। ठीक है, अभी मैंने साइकिल स्टेप का वर्क डन नहीं निकाला है, वो निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम ही होगा, क्योंकि गैस एक्सपैंड हो रही है, एडियाबैटिक कंडीशन है, कैसे निकालते हैं, CV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, वर्क डन क्यों नेगेटिव है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, कैसे निकालेंगे, CV फाइनल टेम्परेचर कितना है, T1, इनिशियल कितना है, T2, T1 माइनस T2, माइनस को बाहर निकाल ले तो क्या आ जाएगा, माइनस का W2 इज इक्वल टू माइनस का CV T2 माइनस T1। ये 3 वर्क डन मैंने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर ली है। अब फोर्थ, अब इस सिलेंडर को सिंक पे से उठा के इंसुलेटिंग मटेरियल पे रखेंगे। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल पे रखूंगा, ना तो वो हीट दे पाएगा ना ही हीट ले पाएगा, मींस जो फोर्थ स्टेप होगा वो फिर से क्या होगा, एडियाबैटिक कंडीशन पे होगा, हीट कांस्टेंट रहेगी, चेंज क्या होगा, टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनो, मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल पे रख दिया, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल पे रख दिया, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। इंसुलेटिंग मटेरियल पे गैस को कंप्रेस कर रहा हूं, जब मैं गैस को कंप्रेस करूंगा, गैस कंप्रेस होगी, अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, तो गैस का क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर। मींस पहले टेम्परेचर कितना था इस पॉइंट पे डी पे, T1, अब कहां जाएगा, T2, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क डन W4 क्या होगा, वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम है पॉजिटिव, CV फाइनल टेम्परेचर कितना है, जब इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होकर कहां पहुंचा, T2 पे, T2 माइनस T1। ये 4 वर्क डन हैं जो इस पूरी साइकिल के अंदर हुए हैं, इस जब हम सोर्स ने उसको कितनी हीट दी, Q2 हीट दी। अब एक बार सबको रब कर दूं, सिर्फ हमें वर्क डन को ही कैलकुलेट करना है। वर्क डन कि Q2 हीट लेने के बाद जब उसने सिस्टम से Q2 हीट ली, कितना वर्क हुआ।
अब ये क्या थी, देखो पहले स्टेप में क्या था, सिलेंडर ने को जब सोर्स पे रखा, सोर्स ने उसको हीट दी Q2, तो ये वर्क डन किसके बराबर होगा, Q2। ये हम पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, आइसोथर्मल कंडीशन पे इंटरनल एनर्जी जीरो, देन Q प्लस W इज इक्वल टू जीरो एंड Q इज इक्वल टू माइनस W। वर्क डन नेगेटिव है तो हीट क्या होगी, पॉजिटिव से। सिमिलरली ये तो क्या था, पहला सोर्स पे रखा, सिंक पे जब हीट दी तो दोनों अपोजिट होंगे। यहाँ पे जो हीट कितनी दी थी सिंक को उसने, Q1, ये क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। अब टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस का W1 प्लस का माइनस का W2 प्लस का W3 एंड प्लस का W4। पहले दो वर्क डन नेगेटिव क्यों है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, लास्ट वाले दो पॉजिटिव क्यों है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का W1 इज इक्वल टू R T2 ln D2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस का, अब देखो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखूंगा, माइनस का CV T2 माइनस T1, W3 कितना है, V4 डिवाइडेड बाय V1, R T1 ln V4 डिवाइडेड बाय V3, W4 प्लस का CV T2 माइनस T1। अब ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएंगे, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, W इज इक्वल टू, चलिए इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। टोटल वर्क डन WT से लिख देता हूं, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू R T2 ln V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस का R T1 ln V4 डिवाइडेड बाय V3। अब ये वर्क डन क्या है, ये वो वर्क डन है जब सिलेंडर को मैंने हीट दी Q2, उस हीट में से उसने कितना वर्क कर लिया, वो वर्क डन है ये WT। ठीक है ना। अब एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आपको याद हो, टोटल वर्क डन कितना हुआ, हीट में से कितना उसने वर्क किया, हीट मैंने कितनी दी थी, Q2। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को एक फॉर्म में चेंज करना है, कैसे करेंगे वो देखना। एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर हम पढ़ के आए हैं क्या होता है, टीवी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक कंडीशन कहां कहां लगी है इस प्रोसेस में, एक तो B से C एडियाबैटिक है और A से D है, तो मैं दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूं। एक तो कहां से कहां लगी है, हाँ इसको रख करते हैं, चलो यहां दिख जाएगा आपको। एक तो B से C लगी है एडियाबैटिक कंडीशन, ए कहां से, A से D पॉइंट पे लगी है एडियाबैटिक कंडीशन। जब B से C लगी है एडियाबैटिक कंडीशन, B पॉइंट पे टेंपरेचर कितना है T2, वॉल्यूम कितना है V2, C पॉइंट पे टेंपरेचर कितना है T1, वॉल्यूम कितना है V3, D पॉइंट पे टेंपरेचर कितना है T1, वॉल्यूम कितना है V4, A पॉइंट पे टेंपरेचर कितना है T2, वॉल्यूम कितना है V1। बस इन दोनों पाथ पे क्या करना है, ये कंडीशन लगानी। पहले इस पे लगाते हैं एडियाबैटिक जो फर्स्ट पाथ था BC पे, तो क्या होगा, पहले T2 V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V3 गामा माइनस 1, मीन्स क्या कर लेंगे यहाँ से, V3 डिवाइडिंग बाई V2 इज इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं आप, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। T1 को इस तरफ ले, T2 डिवाइडिंग बाई T1 इज इक्वल टू V2 को इस तरफ ले जाओ, V3 डिवाइडिंग बाई V2 की पावर गामा। ध्यान से देखो, T1 को इस तरफ लिया है, V2 को उस तरफ ले गया, तो वहां बन गया V2 डिवाइडिंग बाय V3 डिवाइडिंग बाय V2 की पावर गामा माइनस 1, T1 इधर आता T1 T2 डिवाइडिंग बाय T1। सिमिलरली इस पाथ पे अप्लाई करूंगा जब, तो क्या होगा, T2 ए का V1 गामा माइनस 1 पॉइंट B का T1 V4 गामा माइनस 1। सिमिलरली T1 को इधर लेंगे T2 डिवाइडिंग बाय T1, V1 को उधर ले गया V4 डिवाइडिंग बाय V1 गामा माइनस 1। दोनों देखो ये दोनों टर्म सेम है, T2 डिवाइडिंग बाय 1 T2 डिवाइडिंग बाय T1। जब दोनों की लेफ्ट हैंड टर्म सेम है तो राइट हैंड टर्म भी क्या होगी, सेम होगी, तो क्या आ जाएगा, V4 डिवाइडिंग बाय V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V3 डिवाइडिंग बाय V2 गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 से गामा माइनस 1 कैंसिल, तो क्या आ गया, V4 डिवाइडिंग बाय V1 इज इक्वल टू V3 डिवाइडिंग बाय V2। अब मेरे को किसकी वैल्यू पुट करनी है, मेरे को करनी है V4 डिवाइडिंग बाय V3 की,
तो V3 को इस तरफ ले आऊंगा, क्या आ जाएगा V4 डिवाइडिंग बाय V3 इज इक्वल टू V1 उधर गया, V1 डिवाइडिंग बाय V2 मींस क्या आ गया V4 डिवाइडिंग बाय V3 इज इक्वल टू V1 डिवाइडिंग बाय V2। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो जो वर्क डन था वो क्या होगा R T2 ln V2 डिवाइडिंग बाय V1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का R T1 ln V1 डिवाइडिंग बाय V2, जब ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या है, पहली टर्म में V2 डिवाइडिंग बाय V1, इसमें क्या है V1 डिवाइडिंग बाय V2, तो चेंज करूंगा, जब V2 को ऊपर लेके जाऊंगा V1 को नीचे लेके जाऊंगा, तो जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे V1 की जगह V2, V2 की जगह V1। उसके बाद WT इज इक्वल टू R कॉमन ln V2 डिवाइडिंग बाय V कॉमन, अंदर क्या रहेगा T2 माइनस T। अब ये क्या था, ये वो वर्क डन है जो हुआ है सोर्स से Q2 हीट लेने के बाद, तो एफिशिएंसी निकाल रहा हूं मैं, फिर एफिशिएंसी की तरफ जा रहा हूं। सिर्फ हमें दो स्टेप, एक ये इनिशियल जब उसने हीट ली और एक जो वर्क डन कैलकुलेट किया, दो ही की जरूरत है, दो ही लिख रहा हूं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q2 हीट किसके बराबर है, जो सोर्स ने दी थी R T2 ln V2 डिवाइडिंग बाय V1। इस हीट में से कितना वर्क किया, ये रहा R ln V2 डिवाइडिंग बाय V1 T2 माइनस T1, कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है क्या बच जाएगा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडिंग बाय T2। मींस एफिशिएंसी किसके बराबर है T2 माइनस T1 डिवाइडिंग बाय T2। ये वो टेम्परेचर है जब हीट उसने ली थी, आइसोथर्मल कंडीशन थी, ये वो टेम्परेचर है जब एडियाबैटिक कंडीशन पे उसका टेम्परेचर चेंज हुआ था, लो हुआ था पहले एडियाबैटिक पाथ के अंदर। अगर हीट की फॉर्म में एफिशिएंसी निकालना चाहिए तो ध्यान से देखो, ईटा इज इक्वल टू क्या था, जितना वर्क हुआ हीट कितनी थी Q2। अब दोबारा से सुनो, वही एग्जांपल लेते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को 100 रुपए दिए, मैंने 80 क्या कर दिए खर्च, यानी WT क्या है 80, Q2 क्या है 100। सिंक को क्या बोला था मैंने Q1, मैंने घर पे कितने वापस मोड़े लाके 20 रुपीज, तो WT किसके बराबर होगा Q2 माइनस Q1 भी तो लिख सकते हैं इसको। देखो 80 ये लेके आना है, पिताजी ने 100 रुपए दिए, मैंने घर पे 20 रुपए वापस किए, खर्चा कितना गया 80। सिमिलरली मैंने हीट Q2 दी, वापस उसने Q1 करी, वर्क कितना हुआ Q2 माइनस Q1, तो सिंपल क्या लिखूंगा Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।